क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में जय सुभाष खंड काव्य को पढ़ेंगे, जिसे विनोद चंद्र पांडे विनोद जी ने लिखा है। और इस वीडियो में हम खंड काव्य के सारांश को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो परीक्षा में खंड काव्य का सारांश पूछा जाता है, 100% ये एग्जाम में आता है। तो इसे कई सर्गों में विभक्त है और इसका हम जो सारांश पढ़ेंगे, अलग अलग सर्ग का अलग अलग सारांश पढ़ेंगे। तो आप दोनों तरीके से प्रश्न कर सकते हैं। अगर किसी सर्ग का सारांश आता है तो भी आप लिख सकते हैं, और अगर इकट्ठे खंड काव्य का सारांश आता है तो भी आप यहाँ से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको जय सुभाष खंड काव्य का सारांश अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आपकी प्लेलिस्ट भी कक्षा 10 की बनी हुई है। आपके क्लास के बहुत सारे वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं। आप जो भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट से निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं जय सुभाष खंड काव्य का सारांश। तो इसका जो प्रथम सर्ग है, इसका शीर्षक है प्रारंभिक जीवन। सुभाष चंद्र का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। इनके पिता एक प्रबुद्ध व्यक्ति व माता धर्मपरायण महिला थी। माता ने बचपन में महापुरुषों की कहानियां सुनाकर इनमें साहस का संचार किया। पिता इन्हें उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे। इन्होंने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए। वहाँ से उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु इस पद को त्याग कर वो भारत लौट आए और मातृभूमि की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए। तो बच्चों, ये प्रथम सर्ग था। अब द्वितीय सर्ग है जिसका शीर्षक है स्वराज दल में प्रवेश। सुभाष के पिता उन्हें आईसीएस के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को देखकर सुभाष ने त्यागपत्र दे दिया और देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों में स्वतंत्रता का भाव जगा दिया। इससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन दोनों को बंदी बना लिया। कारागार से बाहर आने पर अंग्रेजों के विरुद्ध वे और अधिक सक्रिय हो गए। सुभाष ने मोतीलाल नेहरू की स्वराज पार्टी में प्रवेश किया। कलकत्ता निकाय चुनाव जीतने पर उन्हें नगर प्रमुख बनाया गया। धीरे धीरे सुभाष की ख्याति बढ़ने पर अंग्रेजों ने उन्हें पुनः जेल में डाल दिया। मांडले जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। सुभाष अब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। अब अगला है तृतीय सर्ग कांग्रेस अधिवेशन। 1928 ईस्वी में कांग्रेस का 46वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित होना था। उसके आयोजन की पूरी जिम्मेदारी सुभाष को सौंपी गई। सुभाष ने ये काम बखूबी निभाया। इस अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने सुभाष को पुत्र समान कहकर उनकी प्रशंसा की। सुभाष की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। सरकार ने उन्हें फिर से जेल में डाल दिया। सुभाष से भयभीत सरकार ने उन्हें बार बार जेल में डाला, लेकिन उनका इरादा कमजोर नहीं हुआ। इस बार सुभाष स्वास्थ्य सुधारने के लिए यूरोप चले गए। इसके बाद वह पूर्ण स्वस्थ होने पर भारत लौटे। अब अगला है चतुर्थ सर्ग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए सुभाष 51 बैलों के रथ में सवार होकर पधारे थे। इस अधिवेशन में के वो अध्यक्ष चुने गए। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर सभी जोश व उत्साह से भर गए। उन्होंने सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद प्राप्त किया था, परंतु सीतारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी हार बताया। अतः गांधी जी की नाराजगी को देखते हुए सुभाष ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग दल की स्थापना की। वे सभी के चहेते नेता बन चुके थे।
कलकत्ता के ब्लैक हॉल स्मारक को हटवाने के आंदोलन के दौरान भारतीयों ने अनेक अंग्रेजों को जिंदा जला दिया। इसके कारण सुभाष को जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने पर उन्हें उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। अब आगे पंचम सर्ग, आज़ाद हिंद फौज का गठन। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष को नज़रबंद करके उन पर कड़ा पहरा लगा दिया। उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। सुभाष इस पाबंदी से निकलना चाहते थे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर, मुस्लिम का वेश बनाकर, नज़रबंदी का पहरा तोड़कर अपने मित्र उत्तम चंद्र के यहाँ शरण ली। उन्होंने सुभाष की बहुत सहायता की। वे छिपते हुए जर्मनी पहुँचे और वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। फिर वे जापान होते हुए सिंगापुर पहुँचे। वहाँ रास बिहारी बोस के साथ मिलकर सेना को संगठित किया। इस सेना में सभी वर्गों और धर्मों के नर नारी सम्मिलित थे। षष्ठ सर्ग है, सैनिक संबोधन। सुभाष की सेना शत्रु पर आक्रमण करने के लिए कमर कस चुकी थी। उन्होंने अपने वीर सैनिकों को दिल्ली चलो तथा जय हिंद के नारे दिए। सिंगापुर के संबोधन में सुभाष ने अपने सैनिकों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी के इन वचनों का सेना पर गहरा प्रभाव पड़ा। उत्साह से आगे बढ़ते हुए सुभाष की सेना अंग्रेजों से लोहा लेने लगी। सेना ने कोहिमा, मोराई, अराकान पर अपनी विजय पताका फहरा दी। सप्तम सर्ग आया है, दुर्घटनाग्रस्त। दुर्भाग्य से सुभाष की सेना अंग्रेजों से पराजित होने लगी। इसी बीच अमेरिका ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष ने समय की नज़ाकत को समझते हुए युद्ध रोक दिया और विमान पर सवार होकर जापान के प्रधानमंत्री से मिलने चल दिए। 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापानी रेडियो ने उनके मरने की खबर प्रकाशित कर दी। भारत ने इस समाचार को सही नहीं माना। ये सच है कि नेताजी कभी मर नहीं सकते। वे हमेशा हमारे दिलों में प्रेरणा का दीपक बनकर जलते रहेंगे। उनकी यश गाथा सदैव अमर रहेगी। तो बच्चों, आपको ये सारांश बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार अगर आप वीडियो ही सुन लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और प्लेलिस्ट से आप और भी टॉपिक वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।